कि 4 तरीके से संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से अपने मैथमेटिक्स में एक ही तरीका यूज किया जाएगा आगे, जिसको हम डेसिमल मेथड ऑफ नंबर्स कहते हैं, संख्याओं का लिखने का दशमलव पद्धति। अब किसी भी संख्या को जब हम लिखेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो डेसिमल सिस्टम में है या किस सिस्टम में है। ये माना जाएगा कि डेसिमल सिस्टम में है, तभी संख्या को उस रूप में लिखा गया है। जैसे मैं लिखता हूं, ये लिखा है, तो आप ये न सोचे कि ये बाइनरी है या डेसिमल है। जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी हम डेसिमल मेथड यूज करेंगे। अब यहां पर किसी भी संख्या को लिखने में उसके जो डिजिट्स हैं उनका जो रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन होता है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में हम डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं किसी भी संख्या को लिखने में डिजिट्स का क्या रोल होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। इवन नंबर और ओड नंबर तो आपको ध्यान होंगे। जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो संख्याएं इवन होती हैं, यानी सम संख्याएं होती हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यानी ओड नंबर होते हैं। यानी जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो तो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती। इकाई का अंक है वो जो सबसे राइट हैंड साइड में जो डिजिट होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। क्लियर है नहीं यहाँ तक? कभी भी किसी संख्या को लिखोगे तो 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज किया जाता है, और ये टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होते हैं। अगर मुझे कोई संख्या बनानी है तो मैं इन 10 डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं, और एक डिजिट को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकता हूं। जैसे मुझे 11 लिखना है तो 1 1 2 बार लिख सकता हूं। 111 लिखना है तो 1 1 1 3 बार भी लिख सकता हूं। 445 लिखना है तो 4 4 2 बार आ जाता है, 5 एक बार आता है। यानी कोई भी डिजिट है वो रिपीट किया जा सकता है, ठीक है ना? अब देखो, अगर मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आर प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना हो, मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो n है, और नंबर ऑफ प्लेसेस है या पोजीशंस जो है वो मेरे पास में अगर r है, तो मैं, और डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। अगर डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है तो मैं इनको कितने तरीके से लिख सकता हूं? n की पावर r तरीके से लिख सकता हूं। अगर डिजिट को रिपीट किया जा सकता है तो n की पावर r तरीके से लिख सकता हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है ना? अगर डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है तो मैं इनको npr तरीके से लिख सकता हूं। दो चीजें ध्यान रखना। अगर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, थोड़ा सा हम यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये तो रिपीटेड है, अगर रिपीट किया जा सकता है तब तो n की पावर r तरीके से लिखा जा सकता है, या n की पावर r तरीके से किसी चीज को अरेंज किया जा सकता है। और अगर रिपीट नहीं किया जा सकता है तो फिर npr तरीके से यूज किया जाता है। npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। और n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ऐसे ऐसे गुणा करते कहां तक लिखना है? n तक लिखना है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, 0 फैक्टोरियल होता है, इसको 1 माना जाता है, और 1 फैक्टोरियल को भी 1 माना जाता है। फैक्टोरियल का साइन या तो ये या इस तरह एल की तरह होता है। जैसे मैं ये कहूं कि n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको n फैक्टोरियल भी कहा जा सकता है और फैक्टोरियल n भी कहते हैं, ठीक है। आप सोचो n फैक्टोरियल सही है या फैक्टोरियल n, दोनों तरीके से यूज करते हैं। तो फैक्टोरियल n कह दीजिए, n फैक्टोरियल, नॉर्मली फैक्टोरियल n कहते हैं, n फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। अब आप कहो कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे होता है, तो इस बहस में नहीं पढ़ना है, इस बहस में नहीं पढ़ना है।
जीरो में जीरो का भाग देने से जीरो आता है या इन्फिनाइट आता है, ये ऐसा डिस्कशन है जिसको कन्विंस किया जाता है, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। फैक्टोरियल वन का मान, फैक्टोरियल जीरो का मान वन होता है, इसमें आपको कन्विंस किया जा सकता है तर्क देके, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल जीरो का मान वन होता है, फैक्टोरियल वन का मान वन होता है। फैक्टोरियल टू जो होता है उसको आप टू इंटू वन लिखेंगे तो ये दो हो जाएगा। फैक्टोरियल थ्री है, इसको थ्री इंटू टू इंटू वन लिखेंगे तो ये छः हो जाएगा। फैक्टोरियल फोर है, इसको फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल फाइव है, इसको फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 120 हो जाएगा। और ऐसे ही फैक्टोरियल सिक्स है, इसको 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे तो ये 720 हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही हो सकता है। फैक्टोरियल सेवन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा। 720 को 7 से और गुणा कर दीजिए, जीरो आ जाएगा। 7 का दुगुणा 14 है, 49 और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 5040 हो जाएगा। ठीक है। और फैक्टोरियल 8 लिखते हो तो इसको 8 से और गुणा कर देते हो, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 40,320। ज्यादा हो गया क्या, 40,320 बन जा, ऐसे लिख दिया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं और ऐसे बोलते हैं ना, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, तो ये मिलके फिर बतंगड़ बनते हैं इनके। आप एक चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करो हर चैप्टर के साथ में, हर दिन की क्लास के साथ में। सवाल क्यों नहीं होता है? कभी भी कोई सवाल आपके एग्जाम में आप फेस करते हो, वो सवाल आपसे क्यों नहीं होता है? या तो आपको उसके कंसेप्ट का पता नहीं है, या फिर कंसेप्ट का तो पता है लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस की आपके सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है। आपको रूल तो पता है कि ऐसे रूल होता है कोई, लेकिन उस टाइप के सवाल आपने फेस नहीं करे हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो रूल कैसे अप्लाई किया जाए इसके ऊपर। जैसे आप एक सामने सवाल है, ज्योमेट्री सवाल है, आपने पूछा सर ये सवाल कैसे होगा, मैं कहूंगा सिमिलरिटी लगा ले हो जाएगा। अब आपका सिमिलरिटी पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उस सवाल में सिमिलरिटी कैसे लगेगा वो पता नहीं है आपको। इसलिए दो चीजें हैं जो आपके साथ साथ चलती रहेंगी। पहला काम होता है कंसेप्ट को पढ़ना, और दूसरा काम होता है उस कंसेप्ट को यूज करना। अगर आपसे कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है तो केवल कंसेप्ट से सवाल आपसे नहीं होने वाले। ठीक है ना? तो पहला काम सीखना है, उसके बाद में सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल करना है, यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है। सीखना लर्निंग होता है, आपके नॉलेज यानी ज्ञान का पार्ट है, और उसको यूज करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आप कैसे यूज कर सकते हो, ये आपका स्किल होता है, कौशल होता है। तो नॉलेज, ज्ञान और आपका कौशल यानी स्किल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी से आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती है, इसी से आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होती है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप ये जो उटपटांग तरीके यूज करते हो ना, ये एक लिमिटेड वे में ही लगते हैं, उसके बाद में नहीं लगते हैं। जितनी आपकी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस होगी स्पीड अपने आप बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। ठीक है। एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्री की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए होती है? जिनको सब कुछ पढ़ा हुआ होता है और सब कुछ जिनको आता है उनके लिए स्ट्रेटेजी काम करती है। आपको चीजों का पता ही नहीं है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। दांव पेच जो होते हैं, पहलवान रिंग में उतरता है तो दांव पेच बाद की बात होती है, पहले उसमें शरीर में तो जान होनी चाहिए ना। शरीर में जान ही नहीं है और उसको दांव पेच सारे आते हैं, कितना लगाएगा? एक छोटा सा कोई पिद्दी सा है, एक दारा सिंह के सामने आ गया तो वो दांव पेच लगाएगा, वो उसको पकड़ के मसल देगा, चल भग, फेंक देगा उठा के बाहर।
वो दांवपेच तब लगा सकते हैं जब आपको पहले से चीजों के मामले में आप अपनी तरफ से सॉलिड हो, रिच हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप इसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें ट्रिक कैसे लगाई जा सकती है, इसको डिजिट सम से कैसे किया जाता है, यूनिट डिजिट से कैसे किया जा सकता है, एक्स्ट्रा मेथड्स क्या यूज किया जा सकता है, शिफ्टिंग मेथड कैसे यूज हो सकता है, वो सारी बातें बाद में आती हैं। पहला काम ये होता है, जिस चैप्टर या जिस कंसेप्ट के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको है क्या। ठीक है, देखते हैं। जब भी आपके पास में एन ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब संख्याओं को बनाते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसकी जरूरत पड़ती है। अलग से हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसको। एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको आर प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना होता है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आती हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ है तब तो एन की पावर आर तरीके से अरेंज कर सकते हो, और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप एनपीआर तरीके से यूज कर सकते हो। एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसमें लेके आता हूं। ठीक है, मेरे पास में 2 है, 3 है और 5 है, 3 लेटर्स है, सॉरी 3 डिजिट्स हैं, और मुझे इनको मान लीजिए दो प्लेसेस के ऊपर 4 डिजिट हैं। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 4 डिजिट्स हैं, और मुझे इनको 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है। तो इस पहले प्लेसेस पे चारों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। चारों में से कोई सा भी यूज कर, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। तो आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4। और यहां पर मैं चारों में से कोई से भी एक चॉइस रख सकता हूँ, तो चारों के चारों डिजिट्स आ सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउ है तो इसमें भी चारों में से कोई सा भी रख सकता हूँ, इसमें भी चारों में से कोई सा भी रख सकता हूँ। तो आपके पास कितने तरीकों से लिख सकते हो? 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये 64 तरीकों से लिख सकते हो। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 की पावर 3 तरीकों से लिख सकते हो। अब 4 क्या है? आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 क्या है? आपके पास में पोजिशंस हैं या प्लेसेज हैं। तो एन ऑब्जेक्ट्स को आर पोजिशंस या आर प्लेसेज के ऊपर अरेंज करना है, और रिपीटेशन अलाउड है तो एन की पावर आर तरीकों से लिखा जा सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब मैं तो बोल रहा हूं कि रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन आपको हर बार बोला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, मैं बताता हूं। देखो, इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि कभी भी कोई संख्या बनाते हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है उसमें रिपीटेशन अलाउड होता है। मुझे कोई 3 डिजिट की संख्या बनानी है, और मेरे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट अवेलेबल हैं, 10 डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। अब मैं कोई भी संख्या बनाऊंगा तो मैं रिपीट कर सकता हूं। मुझे 111 लिखना है तो 1 को रिपीट करूंगा ना, मुझे 100 लिखना है तो 1 तो एक बार लिखूंगा, लेकिन 0 को तो 2 बार रिपीट करूंगा ना। इसलिए मैं इस मामले में फ्री हूं कि मैं किसी डिजिट को रिपीट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास में 4 आदमी हैं और उनको मैं 3 कुर्सियों पर बैठाना चाहता हूं, तो एक आदमी को एक कुर्सी पर बैठा दिया, अब दूसरी कुर्सी पर उस पहले आदमी को तो नहीं बैठा सकता ना, रिपीट थोड़े कर सकता हूं। ऐसे थोड़ा है कि उस आदमी की कॉपी बना के दूसरी पे भी बैठा दूं, फिर तीसरी पे, ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार आ गई तो उसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या जो डेफिनेट चीजें हैं वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। डिजिट्स को तो रिपीट किया जा सकता है। जैसे मेरे पास में 4 आदमी हैं, 3 कुर्सियों पर बैठाना है, तो मैं ऐसे बैठाऊंगा। पहली कुर्सी पर तो मैं चारों में से किसी को भी बैठा सकता हूं क्योंकि मेरे पास में चारों अवेलेबल हैं, और एक कुर्सी पर बैठाना है। अब जब मैं दूसरी कुर्सी पर बैठाऊंगा तो एक ऑलरेडी पहली कुर्सी पर बैठ चुका है, तो अब मेरे पास में बैठाने के लिए 3 ही तो आदमी हैं, तो मैं यहाँ 3 ही आदमियों को बैठा सकता हूँ। अब मैं जब तीसरी कुर्सी पर बैठाऊंगा तो 2 आदमी तो पहले बैठ चुके हैं 2 कुर्सियों पर, तो अब मेरे पास में बैठाने के लिए तो 2 ही आदमी बचे हैं। उन दोनों में से कोई सा एक यूज करूंगा, तो इन दोनों में से कोई सा एक आदमी यूज कर लूंगा। कितने तरीकों से बैठा सकता हूँ? 4 गुणा 3 गुणा 2 तरीके से बैठा सकता हूँ। 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24। मेरे पास में कितने वेज हैं जिन तरीकों से मैं इन 3 कुर्सियों पर 4 आदमियों को बैठा सकता हूं? मेरे पास में 24 तरीके हैं। यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, उस कंडीशन में एनपीआर आता है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दीजिए, अपवादों को छोड़ दीजिए, जब भी आप कोई डिजिट्स को यूज करते हुए संख्या बनाओगे तो रिपीटिशन अलाउड होता है, इसलिए एन की पावर आर के ऊपर फोकस करेंगे। क्लियर है? ओके, अब आगे की बात सीखते हैं। हमसे कहा जाए कि
एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? ऐसे सवाल पूछ ले। मैं जब भी यहां संख्याओं की बात करूंगा, एक बात दिमाग में रखिए, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, होल नंबर की या इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूं। यानी संख्याओं की बात करूंगा तो एक से शुरू होंगी, जीरो से शुरू नहीं करनी। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक से लेकर 9 तक होती हैं। मैं कहूं कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 से लेकर 99 तक की तो होती हैं। मैं कहूं कि तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 100 से लेकर 999 तक होती हैं। अगर मैं कहूं कि चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1000 से लेके 9999 तक होती हैं। ऐसे ही तो होती हैं। एक छोटी सी चीज और देखना, एन डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है? एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हमेशा 10 की पावर n माइनस 1 होती है। गांठ बांध लो इसकी। एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 की पावर n माइनस 1 होती है। ऐसे यहां तो बता देंगे हम, लेकिन आपसे पूछ ले कि 72 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो 10 की घात 11 होती है। एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 की पावर n माइनस 1 होती है। जैसे मुझे पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10 की घात 1 माइनस 1 करूंगा, 10 की घात 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। मुझे पूछे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10 की पावर 2 माइनस 1 करूंगा, 10 की पावर 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मुझे पूछे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। सिंपल भाषा में ऐसे कह सकता हूं, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 के आगे एन से एक कम बार जीरो लगा दो। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछिए तो एक के आगे 4 जीरो लगा दो। छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछिए तो एक के आगे 5 जीरो लगा दो। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, छोटी छोटी बातें जुड़ती जाएंगी और पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है? बोले सर ये तो हमें भी आता था। आपको सब कुछ आता था, आपने इस तरीके से गौर नहीं किया बस। और आपसे पूछे एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो भी 10 की पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन अलग तरीके से लिखा जाएगा। एन अंकों की लार्जेस्ट नंबर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी होता है 10 की पावर n, लेकिन पावर n माइनस 1 नहीं, 10 की पावर n पूरा और उसमें से एक का। ये इसको कैसे बोलेंगे, 10 की पावर n माइनस 1। इसको भी कैसे बोलेंगे, 10 की पावर n माइनस 1। लेकिन इस n माइनस 1 में और इस n माइनस 1 में फर्क है। यहां पावर है वो n से एक कम है, यहां पावर तो n पूरी है लेकिन उसमें से फिर एक कम है। आपसे पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कैसे लिखोगे, 10 की घात 1 माइनस 1 लिखोगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप उससे दो अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या होगी, तो 10 की घात 2 माइनस 1 करोगे, 100 में से एक घटाओगे, कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। आपसे पूछे 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 100 अंकों की, तो 10 की घात 100 माइनस 1 हो जाएगी। 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 10 की घात 100 माइनस 1 हो जाएगी। 72 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपसे पूछे 72 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तब तो 10 की घात 71 होगी। और 72 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तब 10 की घात 72 माइनस 1 होगी। छोटी छोटी बातें हैं, बोलो हाँ। ठीक, आप हाँ बोलते रहो, मैं फिर आपको पढ़ाता रहूं। आपको क्या लगता है, आप लोगों को हमसे मोटिवेशन मिलता है, हमें आपसे नहीं मिलता? अगर ये लगता है कि आपके बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो और अच्छी लेवल की चीजें पढ़ाई जा सकती हैं।
अगर ये लगने लग जाता है कि इनके समझ में नहीं आ रहा है, तो चीजों को संकुचित करके धीरे धीरे आराम आराम से इजी इजी चीजें पढ़ाई जाती। देखो, छोटी सी बात और देखना, m से n तक कितनी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं होती हैं अंतर से एक ज्यादा। m और n का जो अंतर है उससे एक ज्यादा, यानी आप ये कह सकते हैं n माइनस एम प्लस वन। m तथा n के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं अंतर से एक कम, यानी n माइनस एम माइनस वन। ये चीजें तो आप रीजनिंग में भी तो पढ़ते हो ना, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह में। आपसे पूछे 10 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 और 20 का अंतर कितना है? 10। संख्याएं होंगी 11। 10 से 20 तक 11 संख्याएं होती, 10 और 20 दोनों शामिल होंगे। आपसे पूछे 10 तथा 20 के बीच, 10 तथा 20 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 और 20 का अंतर कितना होता है? 10 संख्याएं होंगी। 10 माइनस 1 कितनी होंगी? 9। 20 की बात करता है तो न 10 शामिल होता है न 20 शामिल होता है। समझ रहे हो? आप रिस्पॉन्स दिया करो, समझ में आ रहा है? हर पॉइंट के साथ में समझ में आ रहा है तो मैं उसको फिर आगे लेके बढ़ूं। नहीं समझ में आया एकदम ब्लंटली बोल दिया करो, सर समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो ये होती है 1 से 9 तक। तो 9 और 1 का अंतर है, उससे एक ज्यादा हो जाएंगी। 9 में से घटाएंगे 8, 8 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी? 9। एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती है। आपसे पूछे 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये 10 से 99 तक होती है। ऐसे लिख सकते हैं 99 माइनस 10 प्लस 1। 99 से 10 घटाते हैं 89 आता है, 89 और 1 90 हो जाता है। आपसे पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये 999 माइनस 100 प्लस 1 हो जाएगा। आखिरी संख्या 999 होती है, पहली संख्या 100 होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 पे खत्म होती है। यह आ जाएगा 899 प्लस हो जाएगा 1, संख्याएं हो जाएंगी 900। आपसे पूछे 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999, सबसे छोटी संख्या है 1000, और प्लस 1 करेंगे, 1000 घटाएंगे 8999 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 9000 हो जाएगा। अब आप या तो ऐसे बना दो, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब 100 अंकों की संख्या ऐसे लिख के तो नहीं करेंगे अपन, लिख के तो नहीं करेंगे। यहां से कोई पैटर्न नजर में आ रहा है क्या? एक अंक की संख्या पूछा है तो 9 है अकेला, 2 अंकों की संख्या पूछा है तो 9 के आगे 1 जीरो है, 3 अंकों की संख्या पूछा है तो 9 के आगे 2 जीरो है, 4 अंकों की संख्या पूछा है तो 9 के आगे 3 जीरो है, 5 अंकों की संख्या पूछेंगे तो 9 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे, 100 अंकों की संख्या पूछा है तो 9 के आगे 99 जीरो हो जाएंगे, और 99 जीरो होने का मतलब 10 की घात 99। तो आपसे पूछे 100 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो 9 गुणा 10 की घात 99 हो जाएगा।
100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9 गुणा 10 की घात 99 हो जाएगा। आपसे पूछे n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात n-1 आ जाएगा। n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9 गुणा 10 की घात n-1 आ जाएगा। आपके समझ में आए तो यस सर, नहीं समझ में आया तो नो सर। कितना पढ़ाना है, लेवल क्या रखना है, किस टाइप के एग्जांपल्स लेने हैं, वो मेरा काम है। आप बस ये देखते जाओ आपके खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हो ये चीजें, कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं कोचिंग कर चुके हो, तो आपके रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं नहीं भी आएंगी, पहले जो पढ़ी हुई है वो रिवाइज हो जाएंगी। पहली बार पढ़ रहे हो तो सीखनी सीखनी है। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। मुझे ये देखना है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मैं अलग ही तरीके से देखूंगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मुझे देखना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, और फिर मुझे ये देखना है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक, पहले 3 अंकों की संख्याएं बनाते हैं। किसी भी संख्या को बनाने के लिए आपके पास में 10 डिजिट होते हैं। 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं, उन्हीं को यूज करके किसी संख्या को बनाया जा सकता है। कितनी बड़ी संख्या बनाओ, उन 10 डिजिट में से यूज करना है। इसका मतलब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 10। बोलो हाँ। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आपके पास 3 प्लेसेज हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े के। 3 अंकों की संख्या बनाओगे, इकाई, दहाई और सैकड़े, 3 ही तो प्लेस हैं। आपके पास में 3 प्लेस हैं जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स को आपको रखना है, और किसी भी डिजिट्स को आप रिपीट भी कर सकते हो। संख्या बनाते हो, किसी भी डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो। अब आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप 3 अंकों की संख्या बनाते हो, या 4 अंकों की संख्या बनाते हो, या 5 अंकों की संख्या बनाते हो, या n अंकों की संख्या बनाते हो, तो सबसे बाईं वाली पोजीशन होती है उस पर 0 नहीं रखा जाता। जैसे मैं 3 अंकों की संख्या बना रहा हूं तो मैं 320 बना दूंगा, 230 भी बना दूंगा, मैं 203 भी बना दूंगा, मैं 302 भी बना दूंगा, लेकिन मैं 023 और 032 नहीं बनाऊंगा। रीजन बताता हूं क्या। मुझे 03 और 2 को यूज करते हुए 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 डिजिट है मेरे पास में, और मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। 320 हो गया, 230 हो गया, 203 हो गया, 302 हो गया, बना सकता हूं। लेकिन मैं 023 और 032 नहीं बना सकता। कारण क्या है, ये 2 अंकों की संख्या ही मानी जाएगी, ये भी 2 अंकों की संख्या ही मानी जाएगी। तो जब मुझे कभी 3 अंकों की संख्या बनानी हो तो मैं 3 अंकों की संख्या बनाने में 10 डिजिट को यूज तो कर सकता हूं, लेकिन ये जो सबसे बाई पोजीशन होती है इसके ऊपर 0 यूज नहीं कर सकता। तो इस पोजीशन पर यूज करने के लिए मेरे पास में डिजिट 9 ही है। केवल 9 ही डिजिट ऐसे हैं जिनको मैं सबसे बाई पोजीशन पर यूज कर सकता हूं, अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो। बोलो हाँ। यहां पर मैं 10 डिजिट्स में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, 10 के 10 डिजिट यूज कर सकता हूं, और यहां भी 10 के 10 डिजिट यूज कर सकता हूं, और इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो 900 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले हमने? 3 अंकों की कुल संख्याएं बनाई थी 900। यहां पर हमने डिफरेंस प्लस 1 करके बनाई थी। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा के परम्यूटेशन से बनाना सिखा रहा। बात वही आ रही है, परम्यूटेशन से बनाना सीख रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा वैसे समझ लिया तो अब थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। मुझे 4 अंकों की, इसको हटा देता हूं, मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, और मेरे पास में डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? 10। 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता। 0 311 नहीं बना सकता मैं, या 0 323 नहीं बना सकता, या 0 328 नहीं बना सकता मैं, क्योंकि 0 328
एक्चुअली 328 ही होता है, तो वो 3 डिजिट की संख्या मानी जाएगी, 4 की नहीं मानी जाएगी। तो ये जो सबसे बाई पोजीशन होती है, इसके ऊपर मैं 9 ही डिजिट यूज कर सकता हूं, 10 नहीं यूज कर सकता। बाकी जो पोजीशन है उन पे 10 में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही मुझे 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो मेरे पास में नंबर ऑफ प्लेसेज कितने हैं? 5 हैं, 5 प्लेसेज हैं। और मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जिनको मैं इनके ऊपर रख सकता हूं? वो 10 हैं। लेकिन पहली पोजीशन जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, सबसे बाई पोजीशन है, उसके ऊपर मेरे पास में 9 चॉइस अवेलेबल हैं, 0 नहीं रख सकता मैं, तो यहाँ 9 रखूंगा, यहाँ 10 के 10, यहाँ 10 के 10, या यहाँ 10 के 10 रख सकता हूँ। आपस में गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा, 9 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, 90,000 संख्याएं हो जाएंगी। 2 अंकों की कुल कितनी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 90,000 संख्याएं बनाई जा सकती। 5 अंकों की कुल 90,000 संख्याएं बनाई जा सकती। अब मुझे कोई कहे कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो मेरे पास में n प्लेसेज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक प्लेस पर तो 9 संख्याएं 9 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेसेज के ऊपर 10 की 10 डिजिट आ सकती हैं। तो मुझे अगर n अंकों की संख्या बनानी हो, मुझे n अंकों की संख्या बनानी हो कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो n अंकों की संख्या बनाने के लिए मेरे पास में एक डिजिट है जिसके ऊपर तो केवल 9 आ सकता है। एक पोजीशन है उसके ऊपर तो 9 डिजिट आ सकते हैं, सॉरी, एक पोजीशन पर तो 9 डिजिट आ सकते हैं। तो n अंकों की संख्याएं बनानी है, तो अब मेरे पास में प्लेसेज कितने बच गए? एक प्लेस को मैंने यूज कर लिया तो n-1 प्लेस बच गए। उस n-1 प्लेसेज में 10 डिजिट यूज किए जा सकते हैं, तो मैं ये कह दूंगा कि वो 10 डिजिट है, वो n-1 प्लेसेज के ऊपर लिखे जा सकते हैं। इसलिए n अंकों की कुल संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की घात n-1, 9 गुणा 10 की घात n-1 हो जाएगा। 9 अंकों की, सॉरी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणा 10 की घात 4। 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणा 10 की घात 9। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणा 10 की घात 99। ऐसे सवाल पूछ ले आपसे कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 100 डिजिट numbers can be formed using 0 to 9 digits। ठीक है, 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज करते हुए आप 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 99। क्या ये बात आपको याद रहेगी? हमेशा याद रहेगी? आगे चल सकते हैं। देखिए, अगर मैं एक अंक की संख्या बना रहा हूं तो हर संख्या को बनाने में एक ही डिजिट का यूज करूंगा। 2 अंकों की संख्या बना रहा हूं तो हर संख्या को बनाने में 2 डिजिट का यूज करूंगा। मैं 3 अंकों की संख्या बना रहा हूं तो हर संख्या को बनाने में 3 डिजिट का यूज करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में चलेंगे, पहले हम थोड़ा और मैटर पर आते हैं। आपको ओनली इवन डिजिट्स को यूज करना है। इवन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको संख्याएं बनानी है। कितनी संख्याएं बना सकते हैं? केवल इवन डिजिट को। इवन डिजिट्स होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। वैसे ओड या इवन जो होता है वो नंबर के लिए होता है, डिजिट्स के लिए नहीं होता है। इवन होना, ओड होना, प्राइम होना, कंपोजिट होना, भाज्य होना, अभाज्य होना, ये संख्याओं के लिए होता है, डिजिट्स नहीं होता, के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इनको यूज करते हुए, इवन डिजिट्स को यूज करते हुए, अपन बोलने में यूज कर रहे हैं, इवन डिजिट्स को यूज करते हुए अगर मैं संख्या बनाऊं तो मेरे पास में चॉइस कितनी होंगी? 5 होंगी। आप, मैं अगर ये कहूं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर वेयर ऑल डिजिट्स आर इवन? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम हैं?
तो अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो मेरे पास में ऐसे 3 प्लेसेज होंगे। ऑल डिजिट इवन होने चाहिए। इवन डिजिट होते हैं टोटल 5, 10 डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, जिनमें से 5 ऐसे होते हैं जो इवन बनाते हैं, 5 ऐसे होते हैं जो ओड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, तो इन 5 में से 4 डिजिट लिए जा सकते हैं, यहां पर पांचों डिजिट लिए जा सकते हैं, यहां पर पांचों डिजिट लिए जा सकते हैं। आप इनको गुणा कर देते हो, टोटल 100 नंबर्स हो जाएंगे, 100 संख्याएं हो जाएंगी। कम समझ में आया? कोई बात। मुझे 4 डिजिट की संख्या बनानी है ओनली इवन डिजिट को यूज करते हुए। 4 डिजिट की संख्या बनानी है ओनली इवन डिजिट को यूज करते हुए बनानी है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 4। मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 5। लेकिन पहली पोजीशन पर मैं 4 ही डिजिट यूज कर सकता हूं, क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4। यहाँ पर पांचों हैं, यहाँ पर पांचों हैं, यहाँ पर पांचों हैं, यहाँ पर पांचों हैं। इनको मैं आपस में गुणा कर दूंगा, तो 4 गुणा 125 हो जाएगा। 125 का 4 से गुणा करेंगे 500 आ जाएगा। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके सभी अंक इवन हो, सभी अंक इवन हो, ऑल डिजिट इवन हो। पहले सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं लिया जा सकता अगर आप इवन की बात कर रहे हो तो। अब आपसे कहा जाए कि एन डिजिट्स का नंबर बनाना है, ऑल डिजिट्स आर इवन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? आप लिख लेना है ना, कैन बी फॉर्म्ड, मुझे लिखने में जोर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 की पावर n-1। 4 इंटू 5 की पावर n-1 हो जाए। एक प्लेस ऐसा है जिस पर 4 ही डिजिट आ सकते हैं, इसलिए 4 ले लिया। बाकी प्लेसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर पांचों की पांचों डिजिट आ सकती हैं। तो एक प्लेस आपने ले लिया है, तो n में से n-1 प्लेसेज बच गए। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5 की घात n-। मुझे 6 अंकों मुझे 5 अंकों की कोई संख्या बनानी है, 5 अंकों की कोई संख्या बनानी है, और उसके जो सारे डिजिट्स है वो इवन डिजिट्स होने चाहिए। कितनी संख्याएं बना सकता हूं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकता हूं? 5 अंकों की। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात 4। इतनी संख्याएं बना सकता हूं। 4 गुणा 5 की घात 4, 5 की घात 4 होता है 625। 625 को 4 से गुणा करते हैं तो 2500 आ जाता है। 2500 संख्याएं बना सकता हूं जो 5 अंकों की संख्याएं हैं, और उसके सारे के सारे डिजिट्स क्या है? इवन है। बोलो। एग्जाम में आया हुआ एक सवाल है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जिसके सभी अंक विषम हो? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ऑल डिजिट आर ओड, ओड यानी विषम। आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, ऑल डिजिट है वो ओड होने चाहिए, सभी अंक है वो विषम होने चाहिए। ओड डिजिट क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक। अगर मैं 3 डिजिट की नंबर बनाऊंगा तो मेरे पास में 3 प्लेसेज हैं और 5 चॉइस है मेरे पास में। इनमें 0 नहीं है ना कहीं भी, तो मैं यहाँ पांचों के पांचों रख सकता हूँ, यहाँ पर भी पांचों के पांचों, यहाँ पर भी पांचों के पांचों। कितने लिख सकता हूँ? 5 की घात 3। बोलो। सिंपल भाषा में कह सकते हो 5 की पावर n हो जाएगा। मुझे n डिजिट के नंबर बनाने हैं, और ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके सभी डिजिट है वो ओड हो, सभी डिजिट है वो ओड हो। तो मैं इसे कितने नंबर्स बना सकता हूं? तो ये हो जाएगा 5 की पावर n हो जाएगा, 5 की पावर n हो जाएगा। 5 की पावर n कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
आपसे पूछ ले 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हैं जो सम होती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हैं जो सम होती हैं? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो विषम होती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्या हैं जो सम होती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्या हैं जो विषम होती हैं? एक तो ये था कि सारे डिजिट इवन होने या सारे डिजिट ओड होने चाहिए। एक है ऐसा कि इवन नंबर कितने हैं, ओड नंबर कितने हैं। जैसे मैं 3 डिजिट की संख्या के ऊपर बात कर लेता हूं। 3 अंकों की संख्या है 100 से लेके 999 तक होती है। एक बात याद रखना में से, अगर इवन से शुरू होके ओड पर खत्म हो रहा है तो आधी आधी होंगी। इसका उल्टा ओड से शुरू होके इवन पर खत्म हो रहा है तो भी आधी आधी होंगी। लेकिन इवन से शुरू हो इवन पर ही खत्म हो तो इवन है वो ओड की तुलना में एक ज्यादा होगी, और ओड से शुरू होके ओड पर खत्म हो तो ओड नंबर हैं वो इवन नंबर से एक ज्यादा होंगे। अब 100 से 999 तक टोटल 900 संख्याएं होती हैं, अंतर से एक ज्यादा। इनका अंतर कितना आता है? 899 आता है, एक ज्यादा करेंगे तो 900 आ जाएगा, 900 आता है। अब 900 को आधा आधा कर दो, 450 इवन और 450 ओड। आपसे पूछे इनमें से टोटल नंबर कितने हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर कितने हुए, तो टोटल नंबर तो ये 900। आपसे पूछे इनमें से इवन नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 450। आपसे कहे कि इसमें ओड नंबर कितने हैं, तो भी आप कहोगे 450। बोलो हाँ। जितनी संख्याएं होती हैं उनसे आधी आधी कर दो। मेरे से ये पूछे कि मुझे 100 अंकों की संख्याएं बनानी है, 100 अंकों की संख्याओं में से कितनी संख्याएं इवन होती हैं, कितनी संख्याएं ओड होती हैं। 100 अंकों की सम संख्याएं कितनी होती हैं, 100 अंकों की विषम संख्याएं कितनी होती हैं। 100 अंकों की कितनी संख्याएं सम होती हैं और 100 अंकों की कितनी संख्याएं विषम होती हैं। आप समझ तो रहे हो ना, या ऐसे बैठे हो? नोट्स बनाने कॉपी पेस्ट में लगे हुए हो या समझ रहे हो? 100 अंकों की जितनी संख्याएं होती हैं उनको आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो। तो 100 अंकों की संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की घात 99। 100 अंकों की संख्याएं होती हैं 9 गुणा 10 की घात 99। इसको आधा करे, ये तो हो गई टोटल। अब मुझे कहे कि इनमें से इवन कितनी है, मुझे कहे कि इनमें से ओड कितनी है, तो 9 गुणा 10 की घात 99 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और 9 गुणा 10 की घात 99 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 को अलग कर लो, 10 को अलग कर लो, और 10 की घात 98 हो जाएगा, और इसको कर देंगे 2 से डिवाइड। 2 से कटेगा 5 बार, 9 पंजे 45, 45 गुणा 10 की घात 98 ये आ जाएगा। आपसे यहां पूछे कि ओड नंबर कितने होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 10 को अलग कर देंगे, 10 की घात 98 को अलग कर देंगे, बट्टे 2 कर देंगे, 90 में 2 का भाग जाएगा 45 बार, तो ये आ जाएगा 45 गुणा 10 की घात 98। बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना? 45 गुणा 10 की पावर n-2, 45 गुणा 10 की पावर n-2। इतनी संख्याएं होती हैं, 45 गुणा 10 की पावर n-2। आपसे पूछे 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हैं जो सम होती हैं, कितनी संख्या ऐसी। आप ऐसे नहीं, आपके लिए ट्रिक बना के लाया हूं, रात रात भर जाग जाग के ट्रिक बनाई है मैंने, वो यही होती है। कुछ नहीं होती, दिन में भी बन सकती है, ठीक है ना? ज्यादा जागने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल जागने से भी काम चल जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि लाइफ को कुछ अभी 2 4 5 सालों में, खास तौर से जब से ये यूट्यूब के ऊपर ज्यादा एक्टिवेशन हुआ है लोगों का, या ये जो मोटिवेशनल लोग ज्यादा आ गए हैं, उसके बाद में जिंदगी को थोड़ा ज्यादा सीरियस लेने लग गए हैं। तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की, रेलवे ग्रुप डी की, और स्टेटस डाल रहा है एक दिन दुनिया को फाड़ के दिखा देगी। क्या फाड़ देगा यार, फटी भी पड़ी है तभी तो जीडी की तैयारी कर रहा है।
ऐसे ऐसे स्टेटस लगा, यानी हर चीज को हाइप दे रखी है। जंग के मैदान में कुर्जा फतेह, आसमान की तरफ एक पत्थर तो उछालो यारो, और कौन कहता आसमान में छेद होने सिर पे आके पड़ जाएगा। इतना करने की जरूरत कहां होती है? आपको बड़े बड़े कारनामे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सहज भाव से जो काम कर सकते हो उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। सांड नहीं बनना है यहां पर, एकदम बारीक दिमाग, सूक्ष्म नजरें, और लगातार किसी चीज के ऊपर काम करते रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। सिर फोड़ी करने थोड़े जा रहे हो आप। माहौल बना, हर चीज में माहौल बना रखा है। और सबसे ज्यादा हम आजकल पढ़ाते कम हैं और माहौल ज्यादा बनाते हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, गणित पढ़ाते हैं कम, बाकी ज्ञान ज्यादा। तू कर दे, तेरे माँ बाप के बारे में सोच। क्या सोच, माँ बाप के बारे में क्या सोचे? जब आप किसी भी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हो उस टाइम अपने आप को इन्वॉल्व कर ही नहीं पाते हो ढंग से। माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, क्यों? खुद के क्यों नहीं करने? खुद के पूरे कर लो, उनके अपने आप ही हो जाएंगे। और उनके सपने जो है ना, वो उनको ही पूरे करने थे, आपसे पूरे नहीं होंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो CHSL की, CGL की, या आप तैयारी कर रहे हो, तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। तो वो सपने आप पूरे नहीं कर सकते। वो अपने सपने पूरे करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद पर ही होती है। आप किसी दूसरे के सपने पूरे